बहुत बहुत स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट 5 की ओर बढ़ेंगे। और यूनिट 5 हमारा एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है, पार्ट 1 इसका आ चुका है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। आज हम लोग यूनिट 5 के अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे और इस पार्ट में विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा में और भी बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। तो कुल मिलाकर के एक इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए है। अच्छे से सारे बिंदुओं को समझते चलिएगा। और चूँकि इन सारे टॉपिक्स से बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं और मैं जब भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ कि यहाँ से सवाल इस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से समझते चलेंगे तो बेहद आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने के लिए। और साथ ही आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि कैसे सवाल क्रिएट होते हैं और फिर उसका जो आंसर है वो किस प्रकार से करना होगा। क्योंकि मेन जो है ना, डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से समझना है, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और बाकी जितना भी सब्जेक्टिव नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किया गया है वो ई गाइड बुक के रूप में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप इसे हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा को हम लोग समझेंगे। विद्यालय प्रबंधन में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, बहुत सारे घटक इसमें शामिल हैं, इसके अलग अलग संसाधन हैं। तो विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा में हम लोग देखते हैं कि देखिए, किसी भी संस्था का अगर प्रबंधन हम लोग देखते हैं तो प्रबंधन के स्वरूप का निर्धारण संस्था, व्यक्ति, कार्य, संसाधन और उद्देश्यों के अनुरूप होता है। किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो उसी तरह से जब हम विद्यालय प्रबंधन की बात करते हैं तो विद्यालय प्रबंधन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रबंधन एक यांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत किसी यंत्र का हर एक पुर्जा एक दूसरे से जुड़ा होता है और एक दूसरे के कार्य को नियंत्रित करता है एवं आगे बढ़ाता है। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है इसी तरह से जुड़ा हुआ है। सब एक दूसरे से सारे घटक जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होते हैं। और अगर एक भी पुर्जा गड़बड़ा जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। अतः विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता विद्यालय के दैनिक कार्यों को यांत्रिक तौर पर एक ही तरीके से करते रहने से नहीं है, बल्कि इसकी आवश्यकता तो विद्यालय के बृहत्तर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है। हमारा जो बृहत्तर उद्देश्य है, मतलब जो हमारे व्यापक उद्देश्य हैं, उसकी प्राप्ति के लिए ये जरूरी है। विद्यालय में नयापन लाने एवं विद्यालय के माहौल में बदलाव लाने के लिए विद्यालय प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह विद्यालय प्रबंधन से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसके माध्यम से विद्यालय के तमाम गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। अब देखिए, कुछ हमारे डीएलएड के स्टूडेंट्स भी इस क्लास को वॉच करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स डीएलएड के ही हैं और डीएलएड के क्लासेस में ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने होते हैं। तो जितने भी लोग डीएलएड वाले स्टूडेंट्स इस क्लास को देखते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और आप अपने आंसर को इस तरीके से लिख भी सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसको स्पष्ट करें, तो आप इस तरह से अगर आंसर करिएगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, विद्यालय संसाधनों के प्रबंधन से लेकर के मानव संबंधों का प्रबंधन भी शामिल है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? विद्यालय संसाधनों के प्रबंधन से लेकर के विद्यालय संसाधन की बात हम लोग कर चुके हैं। उसमें पूरा का पूरा जो भी विद्यालय की संपत्ति कह सकते हैं, विद्यालय का जो भवन है, विद्यालय के कक्ष है, विद्यालय का खेल परिसर है, पुस्तकालय है, पुस्तकें हैं, जितना भी भौतिक संसाधन है ये सारे विद्यालय के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके प्रबंधन से लेकर के मानव संबंधों का प्रबंधन भी शामिल है, क्योंकि इसमें देखिए मानव संबंध इसमें बेहद ज़रूरी है। स्टूडेंट्स टीचर रिलेशनशिप, टीचर्स पेरेंट्स रिलेशनशिप, है ना। स्कूल का अपने समाज के साथ कैसा संबंध है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि किसी विद्यालय में अक्सर बहुत तरह की जो है, आप न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे कि बहुत तरह वैसी बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ होते हैं, आपस में टीचर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं,
गांव वाले अक्सर विद्यालय में जाकर के हो हल्ला मचाते हैं, विद्यालय में बहुत सारी खामियों को दिखाते हैं और कह सकते हैं कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ही ख़राब होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? वहाँ मानव संबंध बेहतर नहीं है। वहाँ जो प्रबंधन सिस्टम में शामिल लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे विद्यालय के प्रधानाध्यापक हो और शिक्षक हो, इन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है। और साथ ही जो गांव का समुदाय है, विद्यालय शिक्षा समिति है, प्रधानाध्यापक और विद्यालय शिक्षा समिति में समन्वय नहीं होता है, समाज के लोगों के साथ समन्वय नहीं होता है। फलस्वरूप क्या होता है कि विद्यालय में इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर विद्यालय में तनाव का माहौल रहता है और ऐसे माहौल में ना तो शिक्षार्थी जो हैं वहाँ पे बेहतर सीख पाते हैं, ना शिक्षक अपनी पूरी तरह से अपना जो 100% वहाँ नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा को अच्छे तरीके से समझना बेहद ज़रूरी है। कल के दिन आप प्रधान शिक्षक बनेंगे तो आपको इन सब का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को समझना है, ना केवल थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल इन सारी चीज़ों को समझना। और एज ए टीचर हम सभी लोगों को इसके बारे में बेहतर पता है। अभी जो लोग डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को इतना अनुभव नहीं है, लेकिन जितने भी शिक्षक बंधु इस क्लास को देख रहे हैं वे सभी मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि हाँ, इस तरह की घटनाएं, इस तरह का सिचुएशन होता है। ठीक है, अगर कभी भी विद्यालय में कोऑर्डिनेशन का अभाव हो जाता है, चाहे वो किसी के बीच भी हो, अगर प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच समन्वय नहीं है तो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अगर शिक्षक समुदाय और समाज के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं है, वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बच्चों और शिक्षकों के बीच समन्वय अच्छा नहीं होता है, तब भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो एक बेहतर प्रधान शिक्षक वही बनेंगे जो विद्यालय संसाधनों के प्रबंधन के साथ साथ मानव संबंधों का प्रबंधन भी अच्छे तरीके से करेंगे। इसके अंतर्गत विद्यालय के सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है। विद्यालय के बाहर का प्रबंधन, विद्यालय स्तर पर प्रबंधन, कक्षा स्तर पर प्रबंधन, ये सभी आपस में मिलकर ही प्रबंधन की प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करते हैं। ठीक है, कई स्तर पर आपको मैनेजमेंट को संभालना होता है, कई स्तर पर उसको देखना होता है, चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करना होता है। जब भी आप किसी विद्यालय में अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमारा विद्यालय जिस समुदाय में है, जिस समाज में है, वहाँ का माहौल कैसा है। सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा, वहाँ के लोगों का रवैया किस प्रकार का है, वहाँ के लोगों का नज़रिया विद्यालय के प्रति किस प्रकार का है। और फिर उसके बाद विद्यालय के अंदर जो विद्यालय परिवार के लोग आते हैं, जिसमें विद्यालय के अध्यापकगण शामिल होते हैं, उनका नज़रिया किस प्रकार का है, क्या वो सपोर्टिव हैं या फिर नहीं है, विद्यालय के बच्चे किस प्रकार के हैं। और तब जहाँ भी कमी महसूस हो वहाँ पे वर्क करना होगा, वहाँ पे बेहतर मैनेजमेंट करना होगा, तभी आप एक सफल प्रधान शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है, परीक्षा पास करके कोई भी प्रधान शिक्षक तो बन सकता है, लेकिन असली जो सफल प्रधान शिक्षक वही होंगे जो इन सब चीज़ों को धरातल पर जा कर के अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, विद्यालय प्रबंधन की संरचनात्मक समझ। देखिए, विद्यालय प्रबंधन की संरचना में मुख्य रूप से 5 तत्व आते हैं। सबसे पहले भवन है, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, समुदाय हैं और स्थानीय प्रशासनिक संस्था। भवन में अभी तो मैंने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी, लगभग 90 to 95% विद्यालय के भवन बन चुके हैं। कुछ ही अब लगभग 5 से 6% कह सकते हैं कि ऐसे विद्यालय हैं जो इनका भवन नहीं है, तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। विद्यार्थी की बात करें तो अब विद्यार्थी की पहुंच भी बन चुकी है स्कूलों तक, चूँकि विद्यालय के भवन बने हैं, विद्यालय में शिक्षक जा रहे हैं तो विद्यार्थी भी पहुंच रहे हैं। शिक्षक की बात करेंगे तो अभी तक जिस तरह से शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुई है तो शिक्षकों की कमी की जो समस्या थी उसमें बहुत सुधार हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहाँ पे केवल एक ही शिक्षक थे, 8-8 क्लास हैं और एक ही शिक्षक थे,
तो वैसे जगहों पे शिक्षकों को भेजा गया है, तो इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। अभी और सुधार होने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये ठीक हो गया है, इसमें भी और सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप 6 to 8 में देखिएगा तो सब्जेक्ट वाइज टीचर्स नहीं हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज टीचर्स, अब जैसे बहाली की प्रक्रिया आ रही है, TRE 3 TRE 4, तो धीरे धीरे इसमें सुधार होने की संभावना है। समुदाय और स्थानीय प्रशासनिक संस्था ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। समुदाय आपके कंट्रोल में नहीं है, स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इनके कंट्रोल में आइएगा भले। स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं जो भी हैं, जैसे CRC है, BRC है, फिर आप जिला स्तर पर जाएंगे, तो ये जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अगर इनका कोऑर्डिनेशन स्कूल के साथ पहले से अगर गड़बड़ है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जब आप प्रधान शिक्षक के तौर पर स्कूल में जाएंगे। तो किसी भी एक तत्व के अभाव में विद्यालय की संरचना पूरी नहीं हो सकती है। जैसे विद्यालय प्रबंधन की संरचना में विद्यालय भवन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। अगर विद्यालय का भवन ही नहीं है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो धरातल पर आप नहीं उतार सकते हैं। विद्यालय भवन के अंतर्गत की जो स्थिति है उसमें विद्यालय की भवन की स्थिति हो जाएगी, फिर इमारत हो जाएंगे, खेल के मैदान आ जाएंगे, पुस्तकालय, छात्रावास तो आवासीय विद्यालय में होंगे। छात्रावास को मैं केवल बिहार के संदर्भ में, जो भी सरकारी विद्यालय हैं उसके संदर्भ में मैं यहाँ पे काट रहा हूँ। बाकी जो विद्यालय अगर आवासीय विद्यालय होंगे, जैसे कि बिहार में भी आवासीय विद्यालय तो हैं ही, है ना, उसके लिए भी प्रधान शिक्षक की बहाली आई हुई है, तो उनका छात्रावास तो होगा, तो इसको काटना उचित नहीं होगा, ठीक है। तो उनके लिए भी तो ये ज़रूरी है। छात्रावास, फर्नीचर बहुत ज़रूरी है, तथा अन्य साज सज्जा आते हैं। तो ये सारे विद्यालय भवन के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। केवल बिल्डिंग खड़ी कर देने से एक अच्छा स्कूल नहीं बन जाता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि खेल का मैदान जो है 90% स्कूलों में नहीं है। पुस्तकालय की बात करते हैं तो जितने भी मिडिल स्कूल हैं वहाँ पुस्तकालय है ही नहीं, ठीक है। शायद ही कहीं पूरे राज्य भर में 2-4-10 स्कूल ऐसे हों जहाँ पुस्तकालय हो 1 to 8 में, ठीक है। हायर स्कूल में पुस्तकालय होते हैं, 1 to 8 में पुस्तकालय की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हर एक स्कूल में एक एक कमरा जो है वो पुस्तकालय के लिए बनाए जाने की आवश्यकता है। फिर छात्रावास तो केवल वैसे विद्यालय में होंगे जो आवासीय हैं। फिर फर्नीचर तो सभी विद्यालय के लिए अत्यंत ज़रूरी है। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि बच्चे जो हैं वो बोरा लेकर के आ रहे हैं, बोरा पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में फर्नीचर की उपलब्धता कराई गई है स्कूलों में, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं। तब वो तो आपके हाथ में है नहीं वो सारी चीज़ें, तो फर्नीचर की ज़रूरत होती है। और अन्य साज सज्जा आते हैं। और इसमें एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ेंगे, विद्युत आपूर्ति। तो अब लगभग सभी विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति भी हो गई है। तो जब विद्युत आपूर्ति हुई है तो विद्युत आपूर्ति के होने के उपरांत विद्युत के उपकरणों की भी वहाँ पे बराबर ज़रूरत होगी, जैसे कि पंखे की ज़रूरत होगी, ट्यूबलाइट्स की ज़रूरत होगी, इस तरह की चीज़ें। विद्यालय के लिए उचित परिवेश, शुद्ध जल, वायु एवं प्रकाश आदि का होना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय का जो कक्षा होगा, विद्यालय के कक्षा के जो भवन होंगे, तो उसमें इस प्रकार से खिड़कियां होनी चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश आए, पर्याप्त मात्रा में वायु आए, ठीक है। शुद्ध जल की व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल परिसर के अंदर, ताकि सभी बच्चों को उचित रूप से शुद्ध पानी मिले। क्योंकि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम संचालन हो रहा है, तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बहुत बार देखा गया है कि जल के अभाव में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम स्थगित हो जाता था, है ना। तो उसमें भी काम करने की ज़रूरत है। अब इसमें बहुत ज़्यादा समस्या खास करके गर्मी के दिनों में आती है। बहुत सारे स्कूलों में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है। क्योंकि हम लोग VC में शामिल होते थे तो वहाँ पे पता चलता था कि बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहाँ की पानी नहीं था। वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं वो दूर से पानी मंगवा रहे हैं मध्याह्न भोजन की आपूर्ति करने के लिए। वो योजना सही तरीके से चले इसके लिए दूर से पानी मंगवाना पड़ रहा था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। क्योंकि अगर विद्यालय में पानी नहीं है तो चूँकि बच्चे खा रहे हैं तो खाते समय तो प्यास लगेगी, हाथ धोने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैसे वो हाथ धोएंगे? बिना हाथ धोए खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। खाना खाने के बाद फिर हाथ धोना है, बर्तन धोना है, तो पानी नहीं है तो फिर ये सारी परेशानियां वहाँ पे हो रही हैं। तो
बहुत तरह की चुनौतियां तो हैं, चुनौतियों से आपको जूझना ही पड़ेगा। सामान्य कक्षा, कक्ष, विशेष कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, विद्यालय प्रांगण इत्यादि के नियमित प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। इन सब का मैनेजमेंट देखना पड़ता है, जो प्रधान शिक्षक सभी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। अब आते हैं विद्यालय प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका। देखिए, विद्यार्थी विद्यालय के आवश्यक अंग होते हैं, इसलिए विद्यालय प्रबंधन में उनकी भूमिका अपरिहार्य होती है। विद्यार्थी को केंद्र में रखकर विद्यालय के समस्त शैक्षिक प्रयासों का संगठन किया जाता है। यहाँ पे स जो है भ बन जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, कंट्रोल जेड करना पड़ता है तब जा कर के वो श बनता है। कुछ कुछ परेशानियाँ इस तरह की होती हैं, मिस प्रिंटिंग, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये शैक्षिक प्रयास यहाँ पे होंगे। शैक्षिक प्रयासों का संगठन किया जाता है, जैसे पाठ्यक्रम का निर्धारण। पाठ्यक्रम का निर्धारण स्टूडेंट्स को ध्यान में रख कर के किया जाता है। वहाँ पे केंद्र बिंदु में कौन होता है? विद्यार्थी होता है। हम लोग बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की बात करते हैं तो उसके केंद्र बिंदु में कौन है? उसके केंद्र बिंदु में भी बच्चे हैं। तो बच्चों को ध्यान में रख कर के ये सारी चीज़ें की जा रही है। विद्यार्थी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक हो रहे हैं। विद्यालय भवन की स्थापना, तो विद्यालय भवन की स्थापना में विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर के किया जा रहा है। बाला पेंटिंग किसको ध्यान में रख कर के किया जा रहा है? शिक्षक तो वहाँ जा कर के चित्र देख कर के कुछ सीखेंगे नहीं, वो सीखेंगे सारे कुछ बच्चे, ठीक है। शिक्षकों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही, सकारात्मक प्रभाव तो पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट तो सभी के ऊपर पड़ता है। एक आम आदमी भी स्कूल में जाएगा तो अच्छे तरीके से अगर विद्यालय सजा हुआ है तो सभी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लर्निंग किसको होगी? तो वो बच्चों को होगी। विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की जा रही हैं। अभी बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली आई तभी तो विद्यालय के भवन को इतना सुसज्जित बनाया जा रहा है। पहले क्यों नहीं था? पहले लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आ रही थी तो नहीं था। अभी लोग ये समझ रहे हैं तो ये चीज़ें बदलाव के रूप में देखने को मिल रही हैं। इसी तरह से हर युग में, हर पीढ़ी में कुछ न कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं, बदलाव देखने को मिलता रहता है। इसीलिए तो कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। योग्य शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक की नियुक्ति। अब देखिए, प्रधान शिक्षक की नियुक्ति जो है वो प्राथमिक विद्यालय में की जा रही है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि ये सब विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्कूलों में टाइम टू टाइम स्वास्थ्य जांच होती है, तो स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल टीम आएगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेडिकल टीम जो आ रही है वो अच्छे से अपना काम कर रही है, नहीं तो खाना पूर्ति करके चली जाएगी। विद्यार्थी को विद्यालय का अंग मान करके शिक्षा देने के संदर्भ में ये सारी चीज़ों को समझा जाता है। अब विद्यार्थियों की भूमिका को और अच्छे तरीके से समझते हैं। हमें स्कूल में अपने क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी होंगी। तो सबसे पहला तो बाल संसद है, ठीक है। तो बाल संसद का एक अच्छे तरीके से गठन किया जाना चाहिए और उसका अच्छे तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। बाल संसद का कंसेप्ट खास करके इस तरह इसलिए रखा गया ताकि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकें, हमारे संविधान की समझ उनमें हो सके और हमारी जो न्यायिक प्रणाली है उसकी समझ हो सके, है ना। न्यायिका, विधायिका, कार्यपालिका, इनकी उनको व्यवहारिक समझ हो सके। इसीलिए बाल संसद की संकल्पना की गई है। और बाल संसद को हर एक विद्यालय में इसीलिए ज़रूरी रूप से, निश्चित रूप से फॉलो किया जाना चाहिए ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। लेकिन ये केवल कह सकते हैं कागजी खाना पूर्ति बन करके अभी तक है। बहुत ही कम विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे बाल संसद का सही तरीके से कार्यान्वयन होता है। पूरे बिहार की अगर बात करें तो 1% विद्यालय भी ऐसे नहीं होंगे जहाँ पे बाल संसद का सही तरीके से कार्यान्वयन होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। इसके बाद दूसरा है मीना मंच। तो मीना मंच की भी वही स्थिति है। मीना मंच भी विद्यार्थियों के लिए है, खास करके जो हमारी बच्चियां हैं, ठीक है, उनके लिए है। तो इसमें जितनी भी छात्राएं हैं स्कूल की वो शामिल होती हैं। स्कूल से बाहर की कुछ छात्राओं को मीना मंच में शामिल किया जाता है और उन सभी का दायित्व रहता है कि विद्यालय के पोषक क्षेत्र में आने वाले हर एक बच्ची का स्कूल में नामांकन हो जब भी वो स्कूल में नाम लिखवाने के योग्य हो जाएं। तो ये मीना मंच का बहुत बड़ा दायित्व है। स्त्री शिक्षा को सुधारने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है।
लेकिन यह भी कागजी खानापूर्ति के रूप में ही हमारे विद्यालयों में मौजूद है। इसके बाद आते हैं यूथ क्लब और यूको क्लब। तो देखिए, यूथ क्लब और यूको क्लब ये नया कॉन्सेप्ट है। यूथ क्लब और यूको क्लब, इसको इको क्लब भी कहते हैं। तो इनकी स्थापना, जो इको क्लब जो है, ये पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। तो पर्यावरण संबंधी जागरूकता हो गया, इसके संबंध में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रहे हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये सारा काम कौन करेगा? तो ये सारा काम यूको क्लब में शामिल बच्चे करेंगे, और यूको क्लब में शामिल बच्चे इसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करते रहेंगे और टाइम टू टाइम इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करवाते रहेंगे। और हर एक जितना भी ये दिख रहा है, बाल संसद, मीना मंच, यूथ क्लब, यूको क्लब, इन सभी के नोडल टीचर भी होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया विद्यालय प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका। अब आगे बढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन में प्रधान शिक्षक, प्रधानाचार्य की भूमिका। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है। तो इसमें देखिए, मेन पॉइंट केवल लिखा हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि एक तो समय बहुत कम था, और ऊपर से मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हम किसी विद्यार्थी के लिए ये सारा कुछ नहीं लिख रहे थे, हम सभी अनुभवी शिक्षकों के लिए ये सारी चीज़ें लिखी जा रही थी। तो सारे पॉइंट आउट्स को निकाल करके मैंने लिख दिया। तो विद्यालय प्रबंधन में प्रधान शिक्षक या प्रधानाचार्य की भूमिका किस प्रकार से होगी? प्रश्न आपके लिए आ सकता है इस तरह से कि निम्नलिखित में से किस प्रबंधन या निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन प्रधानाचार्य या प्रधान शिक्षक के लिए आवश्यक है या आवश्यक नहीं है? इस तरह के प्रश्न और भी बनाए जा सकते हैं, है ना। तो अकादमिक प्रबंधन है सबसे पहला। तो एकेडमिक मैनेजमेंट आपको देखना है कि हमारे स्कूल में जितनी कक्षाएं हैं, अगर कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक है, तो इन सभी के पाठ्यक्रम निश्चित रूप से पूरे हों और समय के अंदर पूरे हों। तो ये अकादमिक प्रबंधन है। और इसमें विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सही समय पे सब कुछ मिल रहा हो, जैसे कि पुस्तकें मिल रही हों। ठीक है, इसके अलावा जितनी योजनाएं विद्यालय में संचालित हो रही हैं उन सबको देखना होगा, है ना। प्रशासनिक प्रबंधन है, अनुशासनिक प्रबंधन और मध्याह्न भोजन प्रबंधन। ये 4 इम्पोर्टेंट प्रबंधन मैंने ढूंढ करके निकाले हैं। अकादमिक प्रबंधन, प्रशासनिक प्रबंधन, अनुशासनिक प्रबंधन और मध्याह्न भोजन प्रबंधन, इन सभी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे पठन पाठन से लेकर के जितना कार्य संबंधित है वो आपका अकादमिक प्रबंधन में आ जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक प्रबंधन, तो जितना भी मैनेजमेंट वाला काम है, जैसे कि आपका रोकड़ पंजी का निर्धारण, वो आप वित्तीय प्रबंधन भी इसमें शामिल कर सकते हैं, है ना। एक वित्तीय प्रबंधन भी होना चाहिए था, वित्तीय प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी था। एक पॉइंट मिस हो गया था, आप इसको इंक्लूड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वित्तीय प्रबंधन। अब जैसे विद्यालय विकास या विद्यालय की मरम्मत या फिर मध्याह्न भोजन प्रबंधन के लिए जितनी राशि आती है उसका मैनेजमेंट तो करना होता है ना, तो वो सारा वित्तीय प्रबंधन में चला जाएगा। ठीक है, वो आपका एक पॉइंट यहाँ पे मिस आउट हो गया था, आप इसको इंक्लूड कर लेंगे, वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंधन में सारी चीज़ें आ जाएंगी जो भी आर्थिक रूप से, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी पैसे से संबंधित चीज़ें हैं वो सब वित्तीय प्रबंधन में आ जाएंगी। चाहे वो विद्यालय विकास की राशि की बात हो, विद्यालय मध्याह्न भोजन योजना संचालन की राशि की बात हो, विद्यालय में अगर किसी प्रकार के निर्माण की क्रिया हो रही है तो उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका मैनेजमेंट देखना होगा। तो वित्तीय प्रबंधन में, चूँकि वित्तीय प्रबंधन सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैंने पिछले क्लासेस में बताया भी था आप लोगों को कि PFMS का कार्य हो रहा है, PFMS के द्वारा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, वेंडर्स बनाने होते हैं। वेंडर का निर्माण करने के बाद जितना भी आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा उसका रिकॉर्ड रखिएगा, उसका वाउचर रखिएगा। ठीक है, उसके अनुसार से आपको अलग अलग तरह के प्रपत्र होते हैं, उन सभी प्रपत्र को भरना होता है, फिर उसके ऊपर सचिव से साइन करवाना होता है, फिर अपना खुद का साइन करना होता है, और फिर जाकर के उस PPA को बैंक में देना होता है। और जब बैंक वहाँ से पास करता है तब वो जो राशि खर्च हुई है वो राशि वेंडर के खाते में जाती है, और तब फिर
मतलब कि वास्तविक भुगतान वहाँ पे होता है। यानी कि पहले आपको वेंडर के माध्यम से खर्च करवाना होता है। वेंडर के माध्यम से खर्च क्या करवाना, खर्च लोग खुद ही करते हैं। वेंडर का केवल नाम होता है, वेंडर के खाते पे फिर पैसा जाता है और फिर वहाँ से पैसे वापस ले लिए जाते हैं। तो इस तरह से एक मैकेनिज्म बढ़ गया है। अब एक तरह से यहाँ पे कहा जा सकता है, कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन अब जो वास्तविकता है वो मुंह से निकल ही जाती है। वेंडर का अगर बना दिया गया है तो कह सकते हैं कि एक कमीशन का और दायरा बढ़ गया है। पहले प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक लोग कमीशन लेते थे, अब वेंडर वाला भी कमीशन ले लेता है टीचर से। तो ये वास्तविकता है। तो वित्तीय प्रबंधन में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। आप दूर दराज के क्षेत्र में चले जाइएगा, आपको कोई पहचानेगा नहीं। पहले के प्रधान शिक्षक ने वहाँ जो वेंडर बना दिया होगा, आपको उसी के साथ मैनेजमेंट करना होगा। तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी होंगी, पहले के लोग कैसे व्यवहार करते थे। अगर आप उससे हट करके कुछ स्ट्रिक्ट रूल अपनाइएगा तो फिर लोग आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप हर जगह ईमानदार रहिएगा तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। ये भी बात है। मैंने कुछ ऐसे प्रधानाध्यापक को भी देखा, खुद मेरे प्रधानाध्यापक महोदय जो थे उनके साथ मैंने काम किया है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो अकादमिक प्रबंधन हो गया, प्रशासनिक प्रबंधन में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। पूरे विद्यालय का प्रशासन देखना होता है, और अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो फिर उसकी रिपोर्टिंग वगैरह करनी होगी आपको आगे प्रखंड स्तर पे, फिर जिला स्तर पे। अनुशासनिक प्रबंधन आपको देखना होगा, पूरे विद्यालय में डिसिप्लिनरी सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा हो, चाहे वो टीचर्स को सही तरीके से समय पे आने के लिए कहना हो, विद्यार्थियों को सही समय से सारा कुछ रूटीन वर्क करना हो, ठीक है, वो सारा अनुशासनिक प्रबंधन में आ जाएगा। तो इसमें आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट देखना होगा। इसके बाद मध्याह्न भोजन प्रबंधन है। तो इसमें तो सभी को पता है कि कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं, कितनी ज़्यादा चुनौतियां हैं। तो मध्याह्न भोजन प्रबंधन के कार्य में पूरी तरह से इसको क्या ही कहा जाए, ये तो ऐसा सिस्टम है कि इसने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रखा है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि मध्याह्न भोजन प्रबंधन ने विद्यालय में विद्यार्थियों की पहुंच बढ़ाई है, उनकी उपस्थिति को बढ़ाने में इस योजना ने 100% योगदान दिया है। अगर मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे विद्यालय छोड़ देंगे। लेकिन एक फैक्टर इसके पीछे ये भी था, मैंने जैसा कि अनुभव किया कि किसी भी विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं थे, इसलिए लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं थे जानबूझ करके। तो एक चल रहा था कि चलो कुछ नहीं है तो विद्यालय में खाना खाने के लिए पहुंच जाएगा। लेकिन अब जैसे शिक्षकों की बहाली हो रही है, आप देखेंगे कि जब पर्याप्त संख्या में शिक्षक हो जाएंगे तो फिर मध्याह्न भोजन गौण हो जाएगा। फिर मध्याह्न भोजन के लिए बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की नाकामी है ये कि मध्याह्न भोजन को ये दिखाना कि इससे बच्चों की पहुंच बढ़ी है। आप अगर सही तरीके से विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दीजिए, आप सही संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर दीजिए, फिर देखिए बच्चे कैसे नहीं आते हैं। बच्चे तो आएंगे ही, और आसपास के जो भी अभिभावक हैं, उस विद्यालय के पोषक क्षेत्र का जो समाज है वो विद्यालय में अपने बच्चों को भेजेगा। लेकिन समस्या तो यहाँ, समस्या की जड़ क्या थी? विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, विद्यालय में शिक्षक नहीं, और आपने क्या किया कि MDM योजना चला दिया। इसको देखते हुए कि विद्यालय में बच्चे नहीं आते, और आते हैं तो रुकते नहीं हैं। तो एक तो आपकी सामाजिक नाकामी है ये कि समाज में अभी तक ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं करवा रहे हैं, आपको उनको स्कूल में ला करके खाना खिलाना पड़ रहा है। तो ये तो पूरी तरह से सरकार की नाकामी है। मैं खुल कर के कह रहा हूँ, इस बात को मुझे कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई संकोच नहीं है कि MDM की योजना ने विद्यालय की शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रखा है। इस योजना को जितनी जल्दी हो बंद कर देना चाहिए। आपको बच्चों के पेट भरने की चिंता अगर है तो बच्चों के अभिभावकों को और ज़्यादा राशन की आपूर्ति करवा दीजिए, और साथ ही विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर मानक अनुरूप करवा दीजिए। विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध करवा दीजिए, फिर देखते हैं कि बच्चे कैसे नहीं आएंगे। तो
ये मध्याह्न भोजन प्रबंधन एक तरह से चुनौती बनी हुई है। तो अगर आप प्रधान शिक्षक के रूप में जाएंगे स्कूल में तो आपको भी इन सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शिक्षक इस पूरी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। अगर शिक्षक अच्छे नहीं होंगे, शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, बहुत सारे शिक्षक पढ़ाने में बहुत अच्छे होते हैं, उनका व्यवहार ही ठीक नहीं होता है, तो फिर पूरा बेड़ा गर्क करके रखे होते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज तो है और अपने नॉलेज का घमंड इतना दिखाएंगे कि प्रधानाध्यापक को कुछ समझते ही नहीं है। कहीं भी जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अपनी चर्चा खुद अपने मुंह से करेंगे। तो अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क करके रखेंगे। तो विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहला इनका रोल होता है कि पाठ्यक्रम को पूरा करना। सिलेबस जो आपको मिला है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप उसे टाइम के साथ साथ कंप्लीट करें। उसके अलावा पाठ्य सहगामी गतिविधियों का संचालन भी करना है। CCA को करिकुलर एक्टिविटीज़, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती है विद्यालय में, तो इसको संचालित करना शिक्षकों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। छात्रों के रिकॉर्ड का संधारण। छात्रों के रिकॉर्ड का संधारण अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक तो नामांकन पंजी में संधारण होता है, कक्षा के रजिस्टर में संधारण होता है, प्रगति पत्रक में संधारण होता है, चाइल्ड प्रोफाइल में संधारण होता है। तो अलग अलग जगहों पे संधारण। और अब तो आ गया ई शिक्षा कोश। ई शिक्षा कोश के ऊपर पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड करना है सारा डेटा सारे स्टूडेंट्स का। तो डेटा अपलोड करने में आप हेल्प कर सकते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं गतिविधियों का संचालन। हमारा जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। तो उन सभी में पार्टिसिपेट करना खुद और बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कई तरह के खेल कार्यक्रम होते हैं, तरंग प्रतियोगिता होती है, तो उस प्रतियोगिता में बच्चों को भाग लेने के लिए पहले तो तैयार करेंगे। अब तो आगे खेल शिक्षक, बहुत विद्यालय में खेल शिक्षक भी नहीं है। अब देखो उसमें भी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली की गई है। 8,000 रुपये महीने पर उन्हें भेजा गया है स्कूलों में, और उनका जो नियमावली है उसमें लिख दिया गया है कि इनका पद जो है आंशिक है, पूर्णकालिक नहीं है। अब वो आते हैं विद्यालय में, हाजिरी बना करके चले जाते हैं। वो करें भी तो करें क्या, दिन भर रहेंगे तो उनको उतना जो है पेमेंट नहीं मिल रहा है, और लेटर भी उनके साथ है कि अंशकालिक हैं। तो उसके अकॉर्डिंग प्रधानाध्यापक रूटीन को मैनेज करें। तो अगर खेल की घंटी अंतिम घंटी है तो क्या वो जो विद्यालय के वैसे शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, वो बेचारे एक तो सुबह में आएंगे, PT करवाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे, फिर चले जाएंगे, और फिर लास्ट टाइम में आएंगे, खेल करवाएंगे, बाकी के दिन भर वो क्या करेंगे। तो इस तरह की जो घटिया योजनाएं हैं, घटिया बहाली है, वो ख़त्म करनी चाहिए सरकार को। पूरी तरह से पूर्णकालिक शारीरिक शिक्षक को बहाल करना चाहिए। चाहे आप उसके लिए अलग से एग्ज़ाम ले लीजिए, फिजिकल टेस्ट ले लीजिए, फिर बहाल कर दीजिए। क्यों झूठ मूठ का ये 8,000 रुपये वाला नाटक लगा करके रखे हुए हैं। अभी ये लोग जो बहाल हुए हैं कुछ कभी ना कभी धरना प्रदर्शन के लिए जाते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। विद्यालय में इनको काम करने में मन नहीं लगता है, कैसे लगेगा? 8,000 रुपये में कौन काम करता है? तो ये सारी परेशानियां तो अभी भी वर्तमान समय में विद्यमान हैं, और ये सारी चुनौतियां एज ए हेड टीचर सभी को फेस करनी होगी। इसके बाद है विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की भूमिका। विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में चर्चा की कि अगर विद्यालय और विद्यालय के समाज का कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में सही तरह से कोलैबोरेट नहीं करते हैं लोग, तो फिर कई तरह की परेशानियां, कई तरह की चुनौतियां सामने आती रहती हैं। अक्सर वहाँ पे तनाव का माहौल रहता है और विद्यालय का पूरा मैनेजमेंट जो है वो चौपट हो जाता है। तो विद्यालय प्रबंधन में समुदाय को सक्रिय रूप से आगे आना चाहिए, और समुदाय को ये समझना चाहिए कि विद्यालय का निर्माण जो है समुदाय के बच्चों के लिए किया गया है,
और बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा देने के लिए इस विद्यालय के सही तरीके से संचालन में उनका भी उतना ही योगदान है, उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। तो सबसे पहला इनका रोल हो जाता है कि विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में सहयोग देना। विद्यालय में जो भी गतिविधियां संचालित की जाती हैं उसमें अगर विद्यालय का जो समुदाय है हमारे समाज का, वो अगर सहयोग नहीं देगा तो फिर उसमें गड़बड़ियाँ उत्पन्न होगी, उसमें कई तरह की अराजकता का माहौल उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि आपने अगर किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को विद्यालय में आयोजित करवाया है और समाज के 10-15 जो लड़के हैं उदंड किस्म के, वो अगर आ जाते हैं और बदमाशी करना शुरू कर देते हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था उसमें अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी समुदाय की है। समुदाय के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको इन सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि बच्चों और शिक्षकों के लिए वो सहयोगात्मक हो, ना कि परेशानी वाला हो। तो ये समुदाय की भूमिका है। दूसरा है पाठ्य सहगामी गतिविधियों के संचालन में सहयोग करना। जितने भी पाठ्य सहगामी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि अगर नुक्कड़ नाटक हो रहा है तो वहाँ पे आप बच्चों को सपोर्ट कीजिए, टीचर्स को सपोर्ट कीजिए। ऐसा होता है ना कि अभी का सिस्टम में देखिएगा तो आप स्कूल जा रहे हैं, अगर कोई आप रास्ते में मिल जाता है तो मखौल उड़ाने लगता है, मजाक उड़ाने लगता है। इस तरह की एक तरह से जो अवधारणा लोगों के मन में वो गड़बड़ हो गई है। लेकिन बहुत सारे शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होता है। जो भी अपने काम को लेकर के, अपने कर्तव्य को लेकर के ईमानदार रहते हैं, लोग समाज में उसकी इज्जत करते हैं। हमेशा लोग उन्हें आदर के साथ बुलाते हैं, उन्हें आदर भाव देते हैं। तो इसमें दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। या तो शिक्षक का व्यवहार ठीक नहीं है, स्कूल में उसका सही तरीके से कार्य नहीं होता है, तभी समाज के लोग उसका रिस्पॉन्स गड़बड़ करते हैं। और 1-2 टीचर अगर अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो बदनामी पूरे शिक्षक समुदाय की हो जाती है और इसका प्रभाव बाकी के शिक्षकों पर भी पड़ जाता है। और वहीं आप देखिएगा कि जो टीचर अगर अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बच्चों के साथ अच्छा तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो फिर उनका अलग ही दबदबा रहता है समाज में। समाज के लोग उनको अलग ही तरीके से, अलग ही नज़रिए से देखते हैं, हमेशा इज्जत देते हैं। तो दोनों तरफ से जब तक समन्वय नहीं होगा, जब तक परस्पर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक इसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो और आगे देखिए, छात्रों के नामांकन में सहयोग देना। जब भी एडमिशन होता है तो समुदाय के लोग अगर सहयोग देंगे तभी इसमें सफलता मिल पाएगी। इसके बाद है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के संचालन में सहयोग देना। ये काम जितना ज़रूरी शिक्षकों के लिए है उतना ही ज़रूरी वहाँ के समुदाय के लोगों का भी है कि जब भी विभिन्न तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, विभिन्न तरह की गतिविधियों का संचालन होता है, जैसे पीटीएम का अगर आयोजन हो रहा है तो हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। आप बच्चों को बोल दीजिए या मैसेज कर दीजिए कितने पेरेंट्स आते हैं। आपके क्लास में अगर 40 बच्चे होंगे तो मुश्किल से 5 बच्चों के पेरेंट्स आएंगे, बाकी 35 नहीं आएंगे। बहुत जागरूक समाज है तो 20 पेरेंट आएंगे, 20 गायब रहेंगे। बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति है। तो पेरेंट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, यहाँ पे उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो ये समुदाय की भूमिका है। समुदाय की भूमिका को उन्हें समझाना होगा। एज ए प्रधान शिक्षक आपको जागरूकता इस तरह से फैलानी होगी कि ये लोग समझ सकें जितना योगदान बच्चों के विकास में अभिभावकों का होता है वो उसकी जिम्मेदारी को समझें और उसको निभाएं, तभी उनके बच्चे आगे चल कर के अच्छे बनेंगे। केवल शिक्षकों के भरोसे छोड़ देंगे तो उनके बच्चों का सही तरीके से विकास नहीं हो पाएगा। दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बच्चे का प्रोग्रेस क्या है उसका पूरा डिस्कशन पेरेंट टीचर मीटिंग में होना चाहिए। पेरेंट के साथ मिलकर के बातचीत करनी चाहिए। जो भी क्लास टीचर हैं वो बात करेंगे अपने बच्चों को किस तरह से उन्होंने समझा है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कह रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट में वो पिछड़ रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट में
उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, इसकी चर्चा उसके गार्जियन से करेंगे और फिर कोऑर्डिनेशन बनेगा, तभी अभिभावकों का विश्वास शिक्षक के ऊपर रहेगा और शिक्षक अपनी समझ बना करके रख सकेंगे बच्चे के बारे में कि इसके अभिभावक इसको कहाँ पे सपोर्ट कर पा रहे हैं, कहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी कदम है वो उठाएगा, और तभी तो एक बच्चे की पूरी तरह से सर्वांगीण विकास की हम लोग जो बात करते हैं वो सफलतापूर्वक कायम हो पाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। नेक्स्ट, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे तो अभी बिहार में पूरा हो हल्ला मचा हुआ है। कभी किसी तरह का पत्र वायरल होता है, कभी किसी तरह का पत्र वायरल होता है, कभी 6 से 12 बजे का, कभी 6 से 11:30 का, कभी 6 से 1:30 बजे का। तो इस तरह समय प्रबंधन में अभी के समय में जो स्थिति है वो बहुत गड़बड़ चल रही है। तो टाइम मैनेजमेंट किसी भी विद्यालय के या पूरे एजुकेशन सिस्टम में टाइम मैनेजमेंट बड़ा ज़्यादा योगदान रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है। विद्यालय में प्रबंधन की प्रक्रिया समय के सापेक्ष चलने वाली प्रक्रिया होती है। विद्यालय में समय प्रबंध उचित समय सारणी बना करके किया जाता है, क्योंकि बिना समय प्रबंधन के विद्यालय के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विद्यालय समय सारणी इसके लिए बनाई जाती है। विद्यालय में समय प्रबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी विद्यालय में अनेक क्रियाएं चलती हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों का शिक्षण कार्य होता है, सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था होती है तथा इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक कार्य होते हैं। विद्यालय की सफलता इन विभिन्न क्रियाओं के समुचित संचालन पर निर्भर करती है। इन सब कार्यों को योजनाबद्ध रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करते हैं वही समय सारणी कहलाती है। तो देखिए, समय प्रबंधन के लिए अलग अलग तरह की समय सारणी, अलग अलग तरह के कैलेंडर होते हैं। तो वार्षिक कैलेंडर होता है, जिससे पूरे वर्ष भर की रूपरेखा तैयार की जाती है ना। एक छुट्टियों वाला कैलेंडर होता है, वो भी वार्षिक कैलेंडर के रूप में आता है, जिसमें किस महीने में कौन सी तारीख को किस उपलक्ष्य में विद्यालय में अवकाश रहेगा, इसके बारे में वर्णन किया हुआ रहता है। ठीक है, एक आपको स्कूल लेवल पे वार्षिक समय सारणी बना करके रखनी होती है, या रेडीमेड भी आती है, और मासिक सारणी भी आती है, जिसमें ये इंगित रहता है कि किस महीने में कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसको स्प्लिट अप सिलेबस भी कहा जाता है। ठीक है, तो मासिक समय सारणी भी हम लोग उसको कहते हैं, या मासिक पाठ्यक्रम समय सारणी भी उसको कर सकते हैं, जिसमें हर एक महीने में हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि कक्षा 1 से 5 तक अगर आपका है, तो कक्षा 1 के लिए जनवरी महीना अगर है तो जनवरी तो सबसे लास्ट चला जाता है, अप्रैल से शुरू हो रहा है ना। तो अप्रैल अगर है तो अप्रैल में जब कक्षाएं शुरू होंगी, तो जो अगर मान लीजिए कि हिंदी है, तो हिंदी के किताब से पाठ 1 एवं 2 इसका नाम भी लिखा हुआ रहता है, ये कंप्लीट रहना चाहिए। फिर इसी तरह से आगे आएगा, मई के महीने में पाठ 3, जून के महीने में पाठ 4, क्योंकि मई जून में अक्सर गर्मी की छुट्टियां रहती हैं तो कम कम रखा जाता है। उसके अलावा कब कब एग्ज़ाम्स होने हैं उसका भी वर्णन उसमें रहता है ना। कब कब असेसमेंट टेस्ट लेना है, कब कब आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, फिर एनुअल एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में सारी चीज़ें रहती हैं। इसके बाद एक हो गया आपका डेली टाइम टेबल, डेली का टाइम टेबल। डेली टाइम टेबल में पूरे हर एक दिन पूरी घंटी, मतलब विद्यालय के खुलने से लेकर के विद्यालय के बंद होने तक क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या गतिविधियां होंगी, वो सारा कुछ डेली टाइम टेबल में इंगित रहता है। सबसे पहले विद्यालय की साफ़ सफाई, चेतना सत्र, उसके बाद पहली घंटी, फर्स्ट पीरियड। अब फर्स्ट पीरियड में उसका पूरा टाइम टेबल बनेगा कि क्लास 1 में कौन से टीचर जाएंगे, क्लास 2 में कौन से टीचर जाएंगे, है ना। फिर कौन कौन से विषय की पढ़ाई पहली घंटे में होगी, किस क्लास में होगी, वो सारा कुछ टाइम टेबल में इंगित रहता है। तो टाइम टेबल में सभी क्लासेस के, सभी पीरियड्स के
सभी सब्जेक्ट के बारे में विवरण रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेली टाइम टेबल। इसके बाद और कुछ बच गया इसमें, डेली टाइम टेबल ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, समय सारणी से पता चलता है कि विद्यालय में किस दिन, किस समय तथा किस कक्षा के द्वारा किसके नेतृत्व में कौन सी क्रिया संचालित होनी है। समय सारणी एक ऐसा दर्पण है जिसमें विद्यालय के समस्त शैक्षणिक, यहाँ भी देखिए, समस्त शैक्षणिक एवं पाठ्य सहगामी कार्यक्रम प्रतिबिंबित होते हैं। समय सारणी को कई आधारों पर निर्मित किया जा सकता है, जैसे विद्यालय की संपूर्ण समय सारणी, उसके बाद कक्षा की संपूर्ण समय सारणी, पाठ्यक्रम के अनुसार समय सारणी, और फिर शिक्षक समय सारणी। शिक्षकों का भी एक अलग से टाइम टेबल होता है कि कौन से पीरियड में कौन से शिक्षक किस क्लास में होंगे, तो उसको कहते हैं टीचर्स टाइम टेबल। इसके बाद है शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन का कैलेंडर। हम विद्यालय में अपने कई तरह के शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उसके कैलेंडर भी होने चाहिए। इसमें है वार्षिक कैलेंडर। वार्षिक कैलेंडर में पूरे वर्ष भर के लिए निश्चित मुख्य क्रियाओं जैसे शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों का उल्लेख रहता है। वार्षिक कैलेंडर में सभी छुट्टियां, कोई पर्व जैसे सरहुल, लोहड़ी, राष्ट्रीय छुट्टी में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती इत्यादि आते हैं, तथा ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन अवकाश, दशहरा या छठ पर्व की छुट्टी होती है, सारा कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट में, वो है आपदा प्रबंधन। और आपदा प्रबंधन में आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर ट्रेनिंग ली होगी, है ना, आपदा प्रबंधन के बारे में, क्योंकि हमारा बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आपदाओं का संकट हमेशा बना रहता है। तीव्र भूकंप वाले जोन होने के कारण भी यहाँ आपदा की संभावना बनी रहती है। और आप लोगों को पता होगा कि भूकंप जोन 2, 3, 4, 5 में हमारा पूरा देश आता है। भूकंप जोन 1 तो है ही नहीं हमारे देश में। भूकंप जोन 1 जो है वो सबसे सुरक्षित होता है। भूकंप जोन 2 में थोड़ी बहुत खतरे की स्थिति होती है। भूकंप जोन 3 थोड़ा सा और ज़्यादा डेंजरस चला जाता है। भूकंप जोन 4 जो है वो खतरनाक होता है, और भूकंप जोन 5 तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आप लोगों ने जापान का नाम सुना होगा। जापान जो है भूकंप जोन 5 में स्थित है, और यही कारण है कि वहाँ हर एक दिन भूकंप आते हैं। जापान में हर दिन भूकंप आता है, तो वो भूकंप जोन 5 में स्थित है। तो इसी तरह से हमारे राज्य में अगर बात करें तो हमारा जो तराई वाला इलाका है उत्तरी बिहार का, वो आपका भूकंप जोन 4-5 में आता है, इसलिए उधर भी अक्सर भूकंप की स्थितियाँ होती हैं। इधर मैदानी क्षेत्र में चले जाएं तो भूकंप जोन 3 ज़्यादातर इलाकों में है, तो यहाँ भी भूकंप की संभावना बनी रहती है। 2015 अप्रैल महीने में भूकंप आया था, सभी को पता होगा ही। इसके साथ ही राज्य में बाढ़ के कारण भी आपदा आती है। बाढ़ के कारण तो हर साल परेशानी होती है। उत्तर बिहार हमारा जो है पूरा बाढ़ से प्रभावित होता है। तो इसमें वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है ना, सभी को पता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर साल कोसी नदी के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ आती है। आपदाओं को 2 मुख्य कोटियों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राकृतिक एवं मानव जनित। प्राकृतिक आपदाओं में कौन कौन सी शामिल हैं? तो वे सारी आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा होती हैं, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि भूकंप का आना, सुनामी उत्पन्न होना, ज्वालामुखी का आना, ज्वालामुखी के बाद कौमा होगा, बाढ़ का आना, अकाल का होना, भूस्खलन इत्यादि जो घटनाएं हैं जो प्रकृति के द्वारा होती हैं, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, और इसके बारे में हम बता भी नहीं सकते हैं ज़्यादातर बार। बाढ़ के बारे में तो पता चल जाता है ना, बाढ़, अकाल ये सब पता चल जाता है। भूकंप के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो वहीं दूसरी ओर मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत औद्योगिक दुर्घटनाएं, कई बार किसी फैक्ट्री में बहुत भयंकर दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, आप सभी को पता होगा। रेल या सड़क दुर्घटना, बांध का टूट जाना, जहरीली गैस का रिसाव, युद्ध एवं आगजनी, ये सब मानव जनित आपदा में शामिल है। इसमें एक छूट गया, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा में शामिल है।
तो आपदाओं के कारणों के स्थान पर आपदाओं के प्रबंधन को लेकर के गंभीर दृष्टिकोण, यहाँ पे मूर्धन्य स तालब से बन गया, दृष्टिकोण अपनाया जाए और इसके प्रति सुरक्षा शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। अभी के हाल फिलहाल के समय में इधर से कुछ वर्षों से ये देखने को मिला है कि बिहार में बिजली गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा बन गई है, तो इसे भी प्राकृतिक आपदा माना जाता है। तो इससे बचाव के बारे में बच्चों को बताना, ये सब हमारा दायित्व बन जाता है। स्कूली शिक्षा के क्रम में ही इन आपदाओं के कारण, स्वरूप, प्रभाव एवं इससे बचने की जानकारी बेहतर तरीके से दिए जाएं तो भविष्य में, यहाँ भी मूर्धन्य से होगा, ये क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना बच्चे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये थोड़ा सा मूर्धन्य स तालब से वाला में देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप वर्ड में, पावर पॉइंट में टाइपिंग करते हैं तो कभी कभी मूर्धन्य स जो है ना तालब स में चेंज हो जाता है और तालब स भ में चेंज हो जाता है। इस तरह की परेशानियाँ टाइपिंग मिस्टेक्स के कारण हो जाती हैं। तो भविष्य में जो भी चुनौतियां हमारे बच्चों को झेलनी पड़ेंगी, तो उसके बारे में अगर बचपन से उन्हें जानकारी होगी तो वो उसका बेहतर बचाव कर पाएंगे। उस टाइम पे वो संयत रह पाएंगे, समझदारी से काम ले पाएंगे। इसीलिए कहा गया है, आपदा नहीं है भारी अगर पूरी हो तैयारी। हम लोग स्लोगन डालते हैं ना, लिख करके स्लोगन हम लोग तो चिपकाते रहते हैं, तो ये स्लोगन हम लोगों का है, आपदा नहीं है भारी अगर पूरी हो तैयारी। अतः विद्यालयों में समय समय पर मॉक ड्रिल करवाते रहना चाहिए और हर एक साल में एक बार तो कम से कम सभी लोगों का आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग तो हो ही जाती है ना। और जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग होने के बाद हम स्कूलों में भी इसको बच्चों को बताते हैं। तो देखिए, विद्यालय में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से सुरक्षा शिक्षा के अंतर्गत 4 प्रमुख पहलुओं को रेखांकित किया जाना आवश्यक है, जिन्हें PRRP कहते हैं। आपको इसको ध्यान में रखना है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, PRRP से आप क्या समझते हैं? अब ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, अगर इनका फुल फॉर्म पूछ ले तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, PRRP, तो फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रीपेयर्डनेस, इसको हिंदी में कहेंगे तैयारी। तो सबसे पहले तो हमारी तैयारी होनी चाहिए। जैसे हमारा विद्यालय जिस क्षेत्र में है वहाँ पर जिस तरह की आपदा की स्थिति ज़्यादातर बनी रहती है, जैसे अगर किन्हीं का विद्यालय उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार के शिक्षक हैं, तो वो बाढ़ के बारे में निश्चित रूप से बच्चों को बताएंगे, क्योंकि अक्सर उधर बाढ़ आते हैं। जिन लोगों का विद्यालय भूकंप जोन के खतरे वाले इलाके में स्थित है, अक्सर वहाँ भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, तो वो भूकंप के बारे में बच्चों को निश्चित रूप से जागरूक करके रखेंगे। और कुछ ऐसे खतरे हैं जिनके बारे में तो हर एक बच्चे को बताने की ज़रूरत होती है। जैसे आग लगने पर, तो आग तो कहीं भी लग सकती है, सांप काट लेने पे, बिजली से बचने के लिए, तो कुछ कॉमन चीज़ें जो हैं वो तो सभी के लिए ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ख़ास जगह पे ज़रूरी होती हैं, लेकिन अधिकांश चीज़ें जो कॉमन होती हैं वो सभी स्कूलों के लिए, सभी बच्चों के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला P कहता है प्रिपेयर रहिए, है ना, अपने आप को तैयार रखिए। तो तैयारी के क्रम में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो अलग अलग आपदाओं के अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग चीज़ें होंगी, है ना। एक आपदा के लिए जो हम तैयारी करेंगे वो दूसरे आपदा के लिए ज़रूरी हो, ये ऐसा नहीं है। हर एक आपदा के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। जैसे भूकंप के लिए अगर बात करेंगे तो भूकंप के लिए हम क्या तैयारी रख सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो हम भूकंप के लिए तैयार करके रख सकते हैं? भूकंप के लिए तैयारी हमारी यही होगी कि हम अपने घर में जो हमारा पलंग है या चौकी है, टेबल है, वो मजबूत होना चाहिए, वो लकड़ी का मजबूत बना होना चाहिए, ताकि जब भी अगर भूकंप के झटके महसूस हों तो हम उसके नीचे जाके छुप सकें। इसके अलावा कमरे में छज्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छज्जा रहता है तो लोग उस पर सामान रख देते हैं, और जिन लोगों का घर भूकंप जोन वाले इलाके में है तो ऐसे घरों में तो बिल्कुल भी छज्जा नहीं होना चाहिए कमरे के अंदर, क्योंकि कमरे के ऊपर, छज्जे के ऊपर अगर कोई भी वस्तु रखी रहेगी और भूकंप अगर आया
तो वह वस्तु लुढ़क करके सीधे नीचे गिरेगी। और देखते होंगे कि छज्जे के नीचे बेड रहता है और बेड पर लोग सोए रहेंगे। रात में अगर अचानक से भूकंप आ गया, चीज़ ऊपर में भारी रखी हुई थी, वो सरक करके नीचे गिर गई लोगों के माथे पर, माथे फट गए और उस स्थिति में मृत्यु हो जाती है लोगों की। तो भारी सामान को ऊपर नहीं रखना है। तो इस तरह की तैयारी पहले से करके रखनी होती है। और घर का जो निर्माण किया जाता है भूकंप जोन वाले इलाके में, तो उसको क्या कहते हैं, भूकंप जोन या भूकंप रोधी तकनीक से बनाया जाना चाहिए, है ना। भूकंप रोधी तकनीक से बनाए हुए भवन, यही तैयारी होंगे भूकंप जोन वाले इलाकों के लिए। इसके अलावा अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग तैयारी। अगर बाढ़ वाले इलाके में है तो वहाँ ये तैयारी रखनी होगी कि हम लोग अपने घर में कुछ ऐसे सामान को रखें जिससे आसानी से तैर करके बाहर निकला जा सके, ठीक है। खाली टायर्स को रख सकते हैं, खाली ट्यूब को रख सकते हैं हवा भर करके, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उसके साथ हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा है आर। आर कहता है रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। अगर आपदा आ गई तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा इस बात को कह सकते हैं कि इंगित करता है कि हम उस आपदा से कितना प्रभावित होंगे। हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारी अनुक्रिया उस टाइम पे क्या होगी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को सिखाने की। जब भी कोई आपदा आए तो सबसे पहला तो पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। अगर घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, भागने लग जाएंगे तो क्या होगा कि आपदा से नहीं बल्कि भगदड़ में मारे जाएंगे। उसके बाद है आर। आर कहता है रिकवरी। आपदा अगर आ गई, आपदा फिर बीत गई, अब उसके बाद उसका रिकवरी करना होगा। उसके बाद फिर है पी, प्रिवेंशन। अब उसका निवारण कैसे होगा, उसका रोग कैसे होगा। कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिसका हम आगे नहीं आए, इसके लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं। जैसे कि बाढ़ से बचाव के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि बांध बना सकते हैं। तो इसके लिए तो बड़े स्तर पर तैयारी करने की ज़रूरत होती है और सरकार को इसमें ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए और इस तरह की चीज़ों से बचाव के लिए उचित कदम उठाने की ज़रूरत है और उसे करना चाहिए। तो PRRP, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद आता है कक्षा प्रबंधन। तो कक्षा प्रबंधन में हमें निम्न 3 बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहला तो है मानव संसाधनों का प्रबंधन, दूसरा भौतिक संसाधनों का प्रबंधन और तीसरा है समय का प्रबंधन। मानव संसाधन के प्रबंधन में बच्चे और शिक्षक आ जाएंगे। भौतिक संसाधन में बच्चों के बैठने के लिए जो फर्नीचर है, कक्षा के अंदर श्यामपट्ट की व्यवस्था है, ये आ जाएगा आपका भौतिक संसाधन में। तीसरा समय का प्रबंधन है, तो समय के प्रबंधन के ऊपर हम लोगों ने अभी विस्तार से चर्चा की है। अब आते हैं लोकतांत्रिक कक्षा की संकल्पना के बारे में। तो लोकतांत्रिक कक्षा के बारे में हम सभी को पता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का संपोषण हमारी कक्षा के अंदर होना चाहिए। सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। किसी भी बच्चे को किसी भी नज़रिए से, नीच भाव से, नीच दृष्टि से, हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। इस तरह की अगर दुर्भावना किसी बच्चे के अंदर मौजूद है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो उसको दूर करना भी है, ठीक है। तो ये सारा ऐसा माहौल स्कूल में बना करके रखना है, अपने कक्षा में बना करके रखना है कि किसी भी बच्चे को हीन भावना महसूस नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे को लगे कि वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अन्य बच्चे महत्वपूर्ण हैं। और ये हम सभी शिक्षकों का दायित्व है और एज ए टीचर, हेड टीचर की तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। इसमें आता है पहला विद्यार्थी के संदर्भ में लोकतंत्र। तो विद्यार्थी के संदर्भ में जैसा कि मैंने भी कहा और समावेशी शिक्षा की अवधारणा भी कहती है कि आप किसी भी बच्चे को उसका धर्म देख करके, उसकी जाति देख करके, उसका लिंग देख करके, उसके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति देख करके उसके प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो हर एक बच्चे को समान रूप से एक समान मानते हुए उन्हें शिक्षा देना, ये हमारा विद्यार्थी के संदर्भ में लोकतंत्र है। इसके बाद है शिक्षक के संदर्भ में लोकतंत्र। तो शिक्षक के संदर्भ में भी लोकतंत्र का मूल्य यही कहता है कि एज ए टीचर, एज ए हेड टीचर अगर आप जाएंगे अपने स्कूल में और अगर आपके विद्यालय में 4 शिक्षक हैं, 5 शिक्षक हैं, तो आपको सभी शिक्षकों को बराबर संभाव देना होगा।
ऐसा नहीं है कि किसी एक टीचर के प्रति आप खास लगाव दिखा रहे हैं और बाकी के प्रति दुराभाव दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सभी शिक्षक आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण होने चाहिए जितने कि कोई एक शिक्षक है, ठीक है। तो शिक्षकों के बीच भी लोकतंत्र का भाव होना चाहिए, सभी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई एक है। तो इससे हमारा तात्पर्य यह है कि शिक्षक में उन लोकतांत्रिक भावनाओं को विकसित करना है जिससे वह कक्षा के स्वरूप को अधिगम के एक ऐसे सदन के रूप में विकसित कर सके जिसमें वह अपने विद्यार्थियों की भावनाओं का सम्मान करे और अधिगम प्रक्रिया को नियंत्रित ना करे बल्कि उसे उचित दिशा प्रदान करता रहे। तो शिक्षकों में ये सोच होनी चाहिए कि एज ए टीचर जब हम क्लास में जाएं तो हमारे अंदर तो लोकतांत्रिक भावना हो ही, हम अपने बच्चों के बीच भी उसको प्रस्फुटित करने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के ऊपर। तो देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे सभी गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, क्रियाकलाप होती हैं जो शिक्षण के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है, जिससे बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। वे सभी गतिविधियां पाठ्य सहगामी गतिविधियां कहलाती हैं, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वैसे सभी गतिविधियां, कार्यकलाप जो विषय शिक्षण के साथ साथ चलती रहती हैं तथा विद्यार्थियों के अधिगम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे और यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके लिए कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विद्यार्थियों के लिए क्या महत्व है। आपके नीचे विकल्प दिए हुए रहेंगे, उसमें से एक रहेगा व्यक्तित्व विकास में सहायक। तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा, व्यक्तित्व विकास में सहायक होती हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। इससे बच्चों का पर्सनालिटी निखर करके सामने आता है, उनमें लीडरशिप की भावना, कोलैबोरेट करने की भावना, एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना विकसित होती है। उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने में और रुचियों को जानने में, उनके शैक्षिक कार्य के संपूरक तथा सामाजिकरण की क्रिया में सहायक होती हैं। तो इन सभी चीज़ों में पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक होती हैं। तो आपको सभी चीज़ों पे ध्यान डालना है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आप हाईलाइट कर लेंगे ताकि आपको ये सारी बातें अच्छे से रिमाइंड होती रहें कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है। तो व्यक्तित्व विकास में सहायक होती हैं, बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने में सहायक होती हैं, बच्चों की रुचियों को जानने में सहायक होती हैं और साथ ही बच्चों के समाजीकरण में भी सहायक होती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थियों के शारीरिक, मोटर यानी कि मांसपेशी संबंधी विकास में सहायक होती हैं, साहित्यिक, सांस्कृतिक, नागरिकता, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा सौंदर्यात्मक विकास में सहायक होती हैं, जिससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट पाठ्य सहगामी क्रियाओं से रिलेटेड है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है विद्यालय में आकलन व मूल्यांकन की अवधारणा। अब देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आकलन और मूल्यांकन से संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो आकलन और मूल्यांकन हम लोग करते कैसे हैं, बच्चों का असेसमेंट हम लोग करते कैसे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो है मापन, ठीक है, मेजरमेंट। उसके बाद आता है असेसमेंट और उसके बाद इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन सबसे ज़्यादा व्यापक पार्ट होता है, उसका छोटा भाग आकलन होता है और उससे भी छोटा भाग मापन होता है। आप लोग जब भी किसी बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बच्चे को मापते हैं कि बच्चा किस विषय में उसकी पहुंच कहाँ तक है, हम उसको मेज़र करते हैं। और हमारे मेज़रमेंट करने के कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके एज के अकॉर्डिंग, उसके क्लास के अकॉर्डिंग हमने उसका क्या किया, पहले कुछ क्वेश्चंस को पूछ करके मेज़रमेंट किया। मेज़रमेंट करने के बाद हमने जो क्वेश्चन आंसर किया, फिर उसके आधार पर हम उसका आकलन करते हैं, उसका हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले बच्चों का मापन हो गया। एक शिक्षक के रूप में आपने जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया तो आपने उसका मापन किया, या कहें कि जब आप पढ़ाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को आपने पढ़ाया, जा कर के किसी भी टॉपिक को पढ़ा दिया,
टॉपिक को पढ़ाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस को पूछा, तो उस क्वेश्चन को पूछने के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमारा वहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। हम बच्चों का रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं या रचनात्मक आकलन भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आकलन में ये छोटी छोटी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम जाते हैं कि बच्चों का ओवरऑल प्रोग्रेस क्या है, हर एक विषय में उसकी क्या उपलब्धि रही है, तो अगर हम उपलब्धि का पता लगाने के लिए किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, तब वह मूल्यांकन में चला जाता है, इवैल्यूएशन में चला जाता है। वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जाता है और वहाँ पे हम बच्चों की ग्रेडिंग करते हैं, वहाँ बच्चों को मार्क्स देते हैं, तो वो मूल्यांकन की प्रक्रिया में चला जाता है। तो मापन की प्रक्रिया एक कह सकते हैं कि अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस को पूछा, उसके बारे में अपनी समझ बना ली कि अच्छा इस बच्चे को इतनी सारी जानकारी पता है, किस विषय में इसे कितनी जानकारी पता है और कहाँ कहाँ पे इसका वीक पॉइंट है, ये हमने मेजर कर लिया। फिर हम क्लास में जाते हैं, अपने टॉपिक को पढ़ाते हैं। टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम इसका असेसमेंट लेते हैं कि बच्चों ने क्या कुछ सीखा, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। ठीक है, ये असेसमेंट लगातार होते रहता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब हम कुछ सब्जेक्ट्स को मिला करके, जैसे कि अगर हम मासिक परीक्षा लेते हैं, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा लेते हैं, फिर हम वार्षिक परीक्षा लेते हैं और उसके आधार पर हम बच्चों की उपलब्धि स्तर का पता लगाते हैं, बच्चों को ग्रेड मार्क देते हैं, तब वो आ जाता है मूल्यांकन की प्रक्रिया में। ठीक है, अब आप लोगों को मापन, आकलन और मूल्यांकन, इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे आगे। देखिए, आकलन क्या है? तो आकलन का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो अधिगमकर्ता की उपलब्धियों को निरंतर मापने के लिए किया जाता है। हम उसका रेगुलर मेजरमेंट करते रहते हैं। हर एक विषय में बच्चा क्या सीख रहा है, इसको मेजर करते हैं, तो वो कहलाता है आकलन। ठीक है, असेसमेंट कहलाता है। इसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रह कर व्याख्या के लिए उसे व्यवस्थित किया जाता है। आकलन का उद्देश्य निश्चय ही सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं का चुनाव एवं सामग्री का सुधार करना है। ठीक है, हम किस तरह से बच्चों को और ज़्यादा सिखा सकें, अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या सुधार ला सकते हैं, वो ये सारी चीज़ें इससे निकल कर के आती हैं। लक्ष्यों पर पुनर्विचार करना है, उन लक्ष्यों पर पुनर्विचार करना है जो विद्यालयों के विभिन्न चरणों के लिए तय किए गए हैं। आकलन के माध्यम से सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जाना चाहिए ताकि उचित समाधान भी किया जा सके। इसमें अंकन एवं ग्रेड दोनों का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि हम मार्क भी दे सकते हैं बच्चों को और बच्चों का ग्रेडिंग भी कर सकते हैं दोनों किया भी जाता है। आकलन के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से हैं, इसको भी समझ लीजिए। तो आकलन के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला, अधिगम के लिए आकलन, इसको रचनात्मक आकलन कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम लोग क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद बच्चे उसको क्या सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए कुछ सवाल पूछ लेते हैं लगे हाथ, और अगर बच्चे उसका सही से जवाब दे पा रहे हैं तो फिर हम ये समझ लेते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। तो फिर ये हो जाता है हमारा रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं। और उसके बाद होता है अधिगम का आकलन, इसको हम लोग सम्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, हिंदी में योगात्मक आकलन कहते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम बच्चों का उपलब्धि स्तर पता लगाने के लिए एक मोटे मतलब कि कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर, जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन करना, वार्षिक परीक्षा का आयोजन करना, फिर उनका ओवरऑल प्रोग्रेस कार्ड तैयार करना, ये किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा सम्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है, और इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है कि बच्चों ने क्या सीखा। ठीक है, उसका पता हम लगाएंगे तो वो कहलाएगा आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बात समझ में आ रही है? अधिगम के रूप में आकलन तीसरा है।
अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, इसको स्व मूल्यांकन की तकनीक भी कहते हैं। अब इसमें अगर कोई बच्चा अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर रहा है या कोई टीचर अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर रहा है, जैसे किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद वो अपना सेल्फ असेसमेंट खुद कर रहा है, या अगर वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के बाद वो कितना सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, इसका अगर वो सेल्फ असेसमेंट स्वयं से कर पा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं अधिगम के रूप में आकलन। आकलन क्या है वहाँ पे? असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट का मतलब वहाँ क्या उद्देश्य, क्या वहाँ सीखना, कि हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या समझ पा रहे हैं। जैसे कि एज ए प्रधान शिक्षक के कैंडिडेट आप सभी लोग अपना सेल्फ इवेल्युएशन करने में भी लगे हुए हैं, है ना। सभी लोग टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं और सेट बना रहे हैं और अपनी माप को खुद आंक रहे हैं कि हम कितने पानी में हैं। तो वो क्या हो गया? असेसमेंट एज लर्निंग। उस असेसमेंट से आप खुद को सिखा रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं कि हम क्या कुछ जान रहे हैं और कहाँ पे हमारी वीकनेसेस हैं और उसके ऊपर काम करना है, उसको सुधार लेना है। तो यही आकलन का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो आकलन के प्रकार के रूप में इन 3 प्रकार को याद रखेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मूल्यांकन क्या है? तो शैक्षिक मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए डेटा प्राप्त करना और विश्लेषण करना है कि प्रत्येक छात्र का व्यवहार उसके शैक्षणिक करियर के दौरान कैसे विकसित होता है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम लोगों ने CCE नाम दे रखा है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो किसी छात्र के औपचारिक शैक्षणिक प्रदर्शन की तुलना में उसके अनौपचारिक शैक्षणिक विकास में अधिक रुचि रखती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देखते हैं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सर्वांगीण विकास, ठीक है। सर्वांगीण विकास में हम तो एक तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके अलावा उसका डिसिप्लिन देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रेड मार्क्स देते हैं। वो खेल कूद में कितना एक्टिव रहता है, कितना पार्टिसिपेट करता है, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसकी पार्टिसिपेशन किस प्रकार की रही है, साफ सफाई में किस प्रकार का उसका रिकॉर्ड रहा है। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम उसको ग्रेड देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब अनौपचारिक शिक्षा शैक्षणिक विकास हो गया, है ना। इसके बाद देखिए मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के प्रकार 3 हैं और इनको याद रखने के लिए आप 4 सम डाई, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। 4 सम डाई, 4 से हो जाएगा फॉर्मेटिव, सम से समेटिव, डाई फॉर डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक। तो देखिए रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, अभी हम लोगों ने जस्ट इसका डिस्कशन किया कि जब हम बच्चों का आकलन इस प्रकार से करते हैं कि बच्चे क्या सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, उसके लिए हम लगे हाथ कुछ प्रश्न पूछ लिए, उसको असाइनमेंट बनाने के लिए दे दिए, उसको वर्कशीट कंप्लीट करने के लिए दे दिए। तो ये सब हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। उसके बाद समेटिव असेसमेंट में हम सत्रांत परीक्षा लेते हैं बच्चों की, तो वो आ जाता है समेटिव असेसमेंट में। और इसके बाद आता है तीसरा नैदानिक परीक्षा। नैदानिक मूल्यांकन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चे किसी खास विषय में कमज़ोर हैं, ठीक है, और असेसमेंट के दौरान हमें पता चला कि कोई बच्चा जो है वो मैथ में कमज़ोर है, ठीक है, तो अब उसका हम मैथ पर क्या करते हैं, उसका फिर से उसको अच्छे तरीके से विषय वस्तु को समझाते हैं। इसको सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, है ना, माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग करना होता है। माइक्रो टीचिंग के प्रोसेस के बाद ये आ जाता है हमारा नैदानिक मूल्यांकन, ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट या इवेल्यूशन इसको कहते हैं। तो इसके तहत उन खास वीकनेसेस के ऊपर काम किया जाता है जो किसी बच्चे में होते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है समाप्त। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने अधिक से अधिक साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिए। विभिन्न तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़े रहते हैं, तो इन क्लासेस को ज़रूर शेयर किया कीजिए। ये सारे क्लासेस आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, बहुत ही बेनिफिट होंगे आपको इन क्लासेस से। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।